हेलो क्लास, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम अपने द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के आगे के प्रोविजंस के बारे में जानेंगे। तो आई थिंक हमने हमारे पहले की क्लासेस में चैप्टर नंबर 17 तक हमने कवर कर लिया है। मतलब कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स क्या होती हैं और उसके अलावा इशू ऑफ प्रोसेस क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। और आज हमको हमारे चैप्टर नंबर 18 से स्टार्ट करना है, जो बात करता है चार्ज के बारे में। चार्ज मतलब आरोप, क्या किसी भी व्यक्ति के ऊपर क्या कौन कौन से आरोप लगाए गए हैं, तो वो ही चार्ज होता है। अब इसका चैप्टर में क्या क्या प्रोविजंस है उसके बारे में हम जानेंगे, लेकिन इसके पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। इसके अलावा हमने कंप्लेंट देख चुका है, मतलब हम लोग कंप्लेंट देख चुके हैं और इशू ऑफ प्रोसेस भी देख चुके हैं कि जब कोई भी केस होता है, यानी वो पुलिस रिपोर्ट पे हो या तो कंप्लेंट बेस पे आया हो या तो वो सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया गया हो मजिस्ट्रेट के द्वारा। अगर मजिस्ट्रेट ने उस पर पूरा मतलब अपना कॉग्निजेंस लेके अपना संज्ञान लगा के पूरी तरह से उसका एक तरफ से अगर उनको होता है कि हाँ यहाँ पे सफिशिएंट ग्राउंड है कि यहाँ पे कोई क्राइम हुआ है और इसका ट्रायल होना ज़रूरी है, यानी यहाँ पे एक जस्टिस होना ज़रूरी है, तो यहाँ पे मजिस्ट्रेट क्या करते हैं, इशू ऑफ प्रोसेस करते हैं, जिसमें हमारा समन और वारंट होता है। यानी अगर वो मतलब छोटे मोटे क्राइम है तो उनको समन एक तरफ से भेजा जाता है अक्यूज्ड को कि आप आइए हमारे कोर्ट में और यहाँ पे आपने क्या क्या कांड किया है वो बताइए, ठीक है, इस टाइप का। और अगर मान लो समन भेजा गया किसी के पास, नोटिस गया, समन इज़ अ नोटिस, हम पहले ही इसको पढ़ चुके हैं। तो अगर नोटिस किसी के पास गया लेकिन वो नोटिस का उल्लंघन करते हुए कोर्ट नहीं आ रहे हैं, बार बार उनके पास नोटिस जा रहा है और इस वजह से कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स है वो डिलेड हो रही है, तो वहाँ पे फिर मजिस्ट्रेट क्या करते हैं, उसके खिलाफ वारंट जारी कर देते हैं और पुलिस ऑफिसर को ये डायरेक्ट हो जाता है कि वो उनको अरेस्ट करके उनके सामने लाए। तो ये हो गया हमारा इशू ऑफ प्रोसेस। इसमें काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें थी, जैसे समन जो होता है पेटी ऑफेंसेस के लिए स्पेशल समन होता है। अगर 5,000 तक का कोई केस है, मतलब 5,000 तक का ऐसा केस है जिसमें फाइन सिर्फ 5,000 तक का लगा हुआ है, तो ऐसे केसेस में ये मतलब ऐसे केस पेटी केस होते हैं और इसमें स्पेशल समन भेजा जाता है। इसमें वारंट नहीं जारी किया जाता है कि भाई इतना कुछ बड़ा नहीं हो गया है कि आपको अरेस्ट करके लाया जाए, ठीक है, तो वो चीज़ है। अब इसके अलावा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि हमारा BNSS है क्या। तो वी ऑल नो कि ये एक मतलब CRPC हमारा जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर था उसी को रिपील करके हमारा नया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लाया गया है और इसका जो इन्फोर्समेंट डेट है वो 1 जुलाई 2024 है। इसके अलावा जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं मतलब वो क्लास टू क्लास आपको ये सारी चीज़ें पता चलती रहेंगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा चेंज, मतलब एक ड्रास्टिक चेंज आया है हमारे प्रोसीजर लॉ में। तो आई होप कि आपने मेरी पूरी पुरानी क्लासेस देखी हो एंड आई सजेस्ट यू कि आप उसको एक बार जाके रिफ़र कर लें, ताकि आपको छोटी छोटी जो की प्रोविजंस होते हैं उसके बारे में अच्छे से नॉलेज हो जाए। तो ये हमारा नया क्रिमिनल लॉ जो कि आने वाले सारे एग्जामिनेशन में इम्पॉर्टेंट है, हम जानते ही हैं। तो अब आप हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और आज पढ़ते हैं द चार्ज के बारे में। तो चैप्टर नंबर 18 पहली बात तो इसी लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये चार्ज के बारे में बात करता है। अब इसमें सेक्शन नंबर 234 यानी 234 से लेकर 240 तक हमारा 247 तक हमारा चार्ज के बारे में बात किया जाता है। अब इसमें चार्ज की डेफिनेशन जो है वो हमको पूरे BNSS में कहीं भी नहीं बताया गया है ना। पहले हम 2B में जानते थे, जब हम वो CRPC पढ़ते थे तो उसमें 2B में हमारा चार्ज का डेफिनेशन मतलब डेफिनेशन क्या, वो इंक्लूजन एक तरफ से इंक्लूड्स करके उसको बताया गया है, डेफिनेशन नहीं दिया हुआ है। तो चार्ज को अगर हम एक डेफिनेशन के हिसाब से समझें तो चार्ज इज अ एलिगेशन, मतलब ये एक प्रकार का एलिगेशन है, एक आरोप है जो कि एक पर्सन दूसरे पर्सन पे लगाता है, किस लिए कि इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ये किया, और ये एक दूसरे पर्सन को जिसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है उसको ये एक तरफ से गिल्टी करार करते हैं।
मतलब फॉर एग्जांपल जैसे किसी ने डिफेमेशन कर दिया को, तो जिस पर्सन का यहाँ पे मानहानि हुई है, जिस पर्सन का यहाँ पे डिफेमेशन हुआ है, उसने बी को आरोप लगाया कि इन्होंने मेरी मानहानि की। तो मानहानि एक क्राइम है ना। तो एक तरफ से ये गिल्टी वाला, अगर मान लो कल को चल के ट्रायल हुआ और ट्रायल हो कि अगर यहाँ पे सब कुछ प्रोसीजर के हिसाब से चला और बाद में ये प्रूफ भी हो गया कि हाँ बी ने यहाँ पे मानहानि की थी, बी ने यहाँ पे डिफेमेशन किया था, तो वो गिल्टी हो जाएगा, है ना, वो कन्विक्टेड हो जाएगा। तो ये इस प्रकार की जो एलिगेशंस एक पर्सन के द्वारा दूसरे पर्सन पे लगाया जाता है, जिसके लिए वो आगे चल के गिल्टी भी हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, बट ये जो एलिगेशंस होते हैं इन्हें ही चार्ज कहते हैं। तो ये एक नॉर्मल सी डेफिनेशन है जनरल लैंग्वेज में। इसके अलावा हमारे मतलब BNSS में कहीं भी इसका डेफिनेशन नहीं दिया हुआ है। तो अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 234 में, जो है 234। इसमें कंटेंट बताए गए हैं कि अगर चार्ज फ्रेम किया जा रहा है, पहली बात तो चार्ज फ्रेम किसके द्वारा किया जाता है, तो हमेशा याद रखिएगा कि चार्ज विल और शैल बी फ्रेम बाय मजिस्ट्रेट। यानी जो चार्ज फ्रेम किया जाता है, जो चार्जेस बनाए जाते हैं, वो हमेशा मजिस्ट्रेट के द्वारा बनाए जाते हैं। वो कभी भी एक पर्सन नहीं बना सकता, ऑर्डिनरी पर्सन या जो विक्टिम होते हैं वो नहीं बना सकते हैं। चार्ज हमेशा ही मजिस्ट्रेट के द्वारा बनाया जाता है। फिर आते हैं, अगर मान लो मजिस्ट्रेट यहाँ पे चार्ज फ्रेम कर रहे हैं, तो चार्ज में कौन कौन से ऐसे कंटेंट होंगे जिसको मतलब जिसको ध्यान में रख के चार्ज फ्रेम करना जरूरी है। तो यहाँ पहला बताया गया है कि एवरी चार्ज अंडर दिस संहिता शैल स्टेट द ऑफेंस विद विच द एक्यूज्ड इज चार्ज। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ऑफेंस का नाम लिखा होगा कि अगले पर्सन ने भाई मर्डर किया है, कि उसने किडनैपिंग किया है, कि उसने डिफेमेशन किया है, मतलब काइंड ऑफ ऑफेंसेस जिस ऑफेंस के लिए उस पर्सन को यहाँ पे गिल्टी किया जा रहा है, मतलब गिल्टी करने के लिए कोशिश की जा रही है, वो उस चार्ज का यहाँ पे नाम होना चाहिए उसका प्रॉपर नेम लिखा होना चाहिए। अब सेकंड यहाँ पे है कि इफ द लॉ विच क्रिएट्स द ऑफेंस गिव इट एनी स्पेसिफिक नेम द ऑफेंस मे बी डिस्क्राइब्ड इन चार्ज बाय दैट नेम ओनली। अब जैसे हम कई बार देखते हैं कि कुछ चार्जेस मतलब कुछ आरोप ऐसे होते हैं कि उसका नाम ही नहीं है हमारे BNS में, IPC में उसका नाम ही नहीं है, वो कुछ अजीब तरह का ही हो रहा है। जैसे अभी तक हमने आतंकवादी देखा था, टेररिज्म अभी तक हमारे IPC में नहीं था, वो तो अब आया है हमारे BNS में। लेकिन पहले आतंकवादी अगर कोई पाया गया, कोई टेररिस्ट पकड़ा गया, तो उसको टेररिज्म के अंदर उसको हम मतलब उसको चार्ज नहीं करते थे, उसको हमेशा मर्डर के लिए करते थे, मास मर्डर के लिए करते थे, है ना, या फिर वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट के लिए करते थे। कभी भी उसको टेररिज्म के लिए उसके ऊपर चार्ज नहीं लगाया गया था। तो ऐसे कंडीशन में वन यहाँ पे अप्लाई होता है। बट अब यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि A ने B का मर्डर किया है, ठीक है। अब मर्डर हमारे BNS में दिया हुआ है कि एक मर्डर नाम का ऑफेंस होता है, तो अगर वहाँ पे मर्डर उस ऑफेंस का नाम दिया है तो सिर्फ उसी के नाम से यहाँ पे स्पेसिफिकली चार्ज में लिखा जाएगा। अब 3 यहाँ पे बोला जा रहा है कि इफ द लॉ विच क्रिएट्स द ऑफेंस डज नॉट गिव इट एनी स्पेसिफिक नेम, मतलब वही चीज़ कि अगर लॉ ने उसको कोई स्पेसिफिक नेम नहीं दिया हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे एक्यूज को नोटिस किया जाएगा और जो भी ऑफेंस का डेफिनेशन होगा उस पूरे ऑफेंस को ही स्टेट किया जाएगा कि इन्होंने ये किया है, ठीक है। मतलब स्पेसिफिक नेम है तो उसका डायरेक्ट नाम लिखो, लेकिन अगर नेम नहीं है तो उन्होंने जो जो कार्य किया है वो पूरा स्टेट करो। ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। अब फोर्थ यहाँ पे क्या कह रहा है कि द लॉ एंड सेक्शन of the law against which the offense is said to have been committed shall be mentioned। तो यहाँ पे shall लगाया गया तो मैंडेटरी है, तो यहाँ पे लॉ एंड सेक्शन को भी मेंशन करना जरूरी है।
फॉर मजिस्ट्रेट। इसीलिए हम जो जज की तैयारी करते हैं उसके लिए बोला जाता है कि हमको हर एक सेक्शन का, हर एक ऑफेंस का सेक्शन याद रहना ज़रूरी है। उसका मेन पॉइंट यही है कि अगर हम मजिस्ट्रेट कभी आगे चल के भगवान करे बनते हैं, तो अगर हम चार्ज फ्रेम करेंगे तो हमको उसमें सेक्शन और लॉ भी लिखना पड़ेगा कि भाई हमारा जो मर्डर है, मतलब हमारा मर्डर नहीं, कि जो मर्डर का ऑफेंस है वो हमारे बीएनएस में सेक्शन नंबर 100 में दिया हुआ है। ठीक, तो हमको लिखना पड़ेगा कि अंडर सेक्शन 100 ऑफ BNS, ऐसे करके लिखना पड़ेगा। तो हमको सेक्शन और लॉ भी इस मतलब ऐसे तो याद होना चाहिए। तो चार्ज फ्रेम के लिए यहाँ पे सेक्शन और लॉ की भी ज़रूरत पड़ती है। अब 5 पॉइंट यहाँ पे कहा जा रहा है कि the fact that the charge is made is equivalent to the statement that every legal condition required by law to constitute the offence charge was fulfilled in the particular case। तो यहाँ पे जो भी कंडीशंस रहेंगी, लीगल कंडीशंस रहेंगी, उनको भी लिखना ज़रूरी है। जो भी चार्ज में एक फॉर्म होता है लिखने का, वो सारी चीज़ें यहाँ पे नोट डाउन करना इम्पॉर्टेंट है। 6 यहाँ पे बात कर रहा है कि जो भी चार्ज यहाँ पे फ्रेम किया जा रहा है, ये इंश्योर किया जाएगा, यानी ये मैंडेटरी है कि वो रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट हो। मतलब अगर कोर्ट की लैंग्वेज इंग्लिश है तो वो इंग्लिश में ही चार्ज फ्रेम किया जाए, हिंदी में है तो हिंदी में चार्ज फ्रेम किया जाए। तो ऐसे करके मतलब कि जिस लैंग्वेज से कोर्ट वहाँ पे चल रही है उसी कोर्ट में वो रिटर्न किया जाए। 7 यहाँ पे प्रीवियस कन्विक्शन के बारे में बात कर रहा है कि मान लो कोई एक्यूज्ड है और उसके खिलाफ ऐसा कुछ मिलता है, ऐसा कुछ सबूत है कि हाँ ये पर्सन पहले भी एक मतलब एक केस में या पहले भी एक क्राइम में कन्विक्टेड हो चुका है, तो फ्रेम में वो भी नोट डाउन करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हाँ इस पर्सन ने पहले भी एक क्राइम किया था और फला फला मजिस्ट्रेट ने या फला फला कोर्ट ने पहले ही इनको कन्विक्टेड कर दिया है। तो वो चीज़ भी यहाँ पे नोट डाउन करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये हो गया हमारे कंटेंट ऑफ द चार्ज। मतलब अगर कोई मजिस्ट्रेट यहाँ पे चार्ज का फ्रेम कर रहे हैं तो उनको इन 7 पॉइंट का ध्यान रखना जरूरी है। इन 7 पॉइंट का ध्यान रखते हुए वो पूरा चार्ज फ्रेम करेंगे। और हम देखते हैं कि जब हम जजमेंट राइटिंग करते हैं, जैसे कहीं बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आता है, लाइक यूपी में आता है हमारा जजमेंट राइटिंग आता है, एमपी में आई थिंक जजमेंट राइटिंग आता है। तो जब हम जजमेंट राइटिंग करते हैं तो हमारा जो डिसीज़न होता है, यानी जो जजमेंट होता है वो बाद में आता है, पहले हमको चार्ज फ्रेमिंग ही करना पड़ता है। तो जो चार्ज फ्रेमिंग करना होता है उसमें इन 7 पॉइंट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, और वो जब आप जजमेंट राइटिंग करेंगे तो आपको उसका पूरा प्रोसीजर पता चलेगा। तो ये हो गया हमारा सेक्शन नंबर 234। इसके इलस्ट्रेशन सारे इंपॉर्टेंट हैं और सारे इजी हैं, तो इसको आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, मतलब चेक कर लीजिएगा। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 235 पे, जो बात करता है पर्टिकुलर्स एज टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन। तो यहाँ पे टाइम, प्लेस एंड पर्सन के बारे में बात की जा रही है कि जो भी यहाँ पे चार्ज लिखा जा रहा है तो ये इंश्योर किया जाएगा कि वो किस समय हुआ, किस जगह पे हुआ और किस पर्सन के द्वारा किया गया, क्लियर लिखा जाए। अब ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख दे रहे हो, टाइम पता ले, मतलब 8 बजे यहाँ पे क्राइम हो रहा है और टाइम यहाँ का पता ही नहीं है, उस पर लिख दिया है कि अननोन, ऐसा करके कुछ नहीं लिखना है। मतलब पर्टिकुलर जो चीज़ हुआ है उस चीज़ का नाम लिखो, उसका टाइम लिखो, उसका प्लेस लिखो, किस पर्सन ने किस पर्सन के लिए किया है, विक्टिम का नाम क्या है, एक्यूज का नाम क्या है। मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं एक पर्टिकुलर बेस पे लिखा होना चाहिए। तो ये हमारा 235 मेनली यही बात करता है। ठीक है, इसके अलावा इस पर ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसमें एक ये प्रोवाइजो दिया हुआ है कि दैट द टाइम इंक्लूडेड बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट ऑफ सच डेट शैल नॉट एक्सीड 1 ईयर। तो अब 1 ईयर यहाँ पे बात कर रहा है हमारा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के बारे में और डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी के बारे में, कि यहाँ पे अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं कि मतलब कोई ऐसा क्राइम है जो कि कंटिन्यू हुआ जा रहा है, जैसे किडनैपिंग है, या फिर ये यहाँ पे स्पेसिफिकली बताया गया है कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और मिस एप्रोप्रिएशन जो होता है ये कंटिन्यू अगर हुआ जा रहा है, तो ये इंश्योर किया जाएगा कि उसका जो ड्यूरेशन है वो 1 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब 1 साल के अंदर अंदर ही उसको आपको पूरा एग्जैक्ट टाइम बताना होगा चार्ज फ्रेम करने के लिए। अब 236 पे आते हैं, तो इसमें बताया जा रहा है कि व्हेन
मैनर ऑफ कमिटिंग ऑफेंस मस्ट बी स्टेटेड, मतलब मैनर का भी यहाँ पे लिखा जाएगा। अब मैनर का मतलब है कि ये काम कैसे कैसे हुआ, है ना। अब जैसे ए ने बी का मर्डर किया, तो अब मर्डर में कैसे क्या हुआ ये कोई नहीं पूछेगा, बट ए ने बी का चीटिंग किया। अब भाई चीटिंग के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, है ना, तो उस चीज़ का मैनर यहाँ पे लिखना जरूरी है। तो वही चीज़ यहाँ पे 236 में बताया जा रहा है। तो इसमें कुछ कुछ है, जैसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, जैसे थेफ्ट है ना। तो चोरी के लिए यहाँ पे मैनर की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक सर्टेन टाइम और प्लेस दिया हुआ है। चीटिंग के लिए यहाँ पे हमको एक मैनर की इम्पोर्टेंस होती है, क्योंकि यहाँ पे टाइम एंड प्लेस का उतना कुछ क्लियर नहीं होता है कि कब किसी के दिमाग में आया कि इसके साथ चीटिंग करनी है, तो यहाँ पे मैनर बताना ज़रूरी होता है। तो इसके इलस्ट्रेशंस भी इम्पॉर्टेंट है, इसको एक बार रिफ़र कर लीजिएगा सारे ही, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं हमारे सेक्शन नंबर 237। ये बात करता है वर्ड्स इन चार्ज टेकन इन सेंस ऑफ लॉ अंडर विच ऑफेंस इज पनिशेबल। तो फिर वही चीज़ यहाँ पे लॉ की बात कर रहा है कि जो भी चार्ज होगा वो अकॉर्डिंग टू लॉ यहाँ पे लिखा जाएगा, जिस ऑफेंस के लिए वो पनिशेबल हो रहा है। मतलब लॉ के बाहर यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। मर्डर है तो आप बेलस का नाम लिखो, मर्डर का पूरा वहाँ पे डेफिनेशन लिखो, और फिर वहाँ पे क्या क्या पनिशमेंट मिल सकती है वो भी यहाँ पे रिस्पेक्टिवली लिखना इम्पॉर्टेंट है। तो ये हो गया हमारा 237। 238 यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये बात करता है इफेक्ट ऑफ एरर्स के बारे में। तो कई बार ऐसा होता है कि चार्ज फ्रेम करते टाइम यहाँ पे कई प्रकार के गलतियाँ हो जाती हैं, कई प्रकार के मिस्टेक्स हो जाते हैं कि भाई चार्ज में समझ आ रहा है कि हाँ यहाँ पे चीटिंग है। अब वैसे क्लियरली देखा जाए तो यहाँ पे चीटिंग है ही नहीं, यहाँ पे मिस एप्रोप्रिएशन किया गया है। तो ऐसे अगर कहीं पे एरर आ रहा है चार्ज में, तो उसके लिए हम 238 देखते हैं, और यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि नो एरर इन स्टेटिंग ईदर ऑफ द ऑफेंस और द पर्टिकुलर्स रिक्वायर्ड टू बी स्टेटेड इन द चार्ज एंड नो ओमिशन टू स्टेट द ऑफेंस और दोज पर्टिकुलर शैल बी रिगार्डेड एट एनी स्टेज of the case as material unless the accused was in fact misled by such error or omission and it has occasioned a failure of justice। सॉरी, तो इसमें यही है कि सीधा सीधा सा बात, इतना बड़ा मतलब लिखने की ज़रूरत नहीं है। सीधा सा इसका मतलब है कि कोई भी एरर नहीं माना जाएगा, तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि वो एरर एक्यूज्ड को मिसलीड नहीं कर रहा है, एक्यूज्ड को कंफ्यूज्ड नहीं कर रहा है कि भाई मुझे किस लिए यहाँ पे कोर्ट में बुलाया गया है, कौन सा ऐसा केस है जो मेरे ऊपर चलाया जा रहा है। अब यही चीज़ जब एक्यूज्ड को नहीं पता है तो एक्यूज्ड कहाँ से अपना डिफेंस कर लेगा। तो अगर ऐसी कोई चीज़ें आ रही हैं तो वहाँ पे जो इफ़ेक्ट होगा एरर का, मतलब जो इफ़ेक्ट होगा चार्ज का, उसको चेंज किया जा सकता है। और दूसरा यहाँ पे या तो यहाँ पे फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा है, कोई बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे जस्टिस के ऊपर ही फेलियर हो जा रहा है, तब जाके यहाँ पे जो इफ़ेक्ट होगा वो बहुत बड़ा होगा और यहाँ पे जो चार्ज होगा उसको चेंज किया जा सकता है। तो ये हमारा 238। इसका जो चार्ज का हमारा जितने भी इलस्ट्रेशंस हैं, आई सजेस्ट यू कि आप इसको एक एक बार सारे देख लीजिएगा, कहीं से भी कुछ भी उठा के पूछ लेते हैं, एग्ज़ाम में सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आते हैं सेक्शन नंबर 239 में, यानी 239। ये हमारा पहले 216 में था सीआरपीसी के। ये बात करता है कोर्ट में अल्टर चार्ज। तो यहाँ पे चार्ज को अल्टर करने के बाद किया जा रहा है, यानी अल्टरेशन मतलब यहाँ पे या तो उसको हटाना है या तो कुछ ऐड करना है। तो ये चीज़ें हमारे सेक्शन 239 से मतलब यहाँ पे प्रोविज़न में बताया जा रहा है। तो यहाँ पे पहला ये है कि एनी कोर्ट में अल्टर और ऐड टू एनी चार्ज एट एनी टाइम बिफोर जजमेंट इज़ प्रोनाउंस्ड। तो ये जो बिफोर जजमेंट इज़ प्रोनाउंस्ड है, ये लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कोर्ट चाहे तो चार्ज, कोई भी चार्ज हटा सकती है या कोई भी चार्ज ऐड कर सकती है, कब, किसी भी टाइम में,
बट वो जजमेंट पास होने से पहले कर सकती है। अब ऐसा नहीं है कि जजमेंट पास हो गया, पूरा जजमेंट वगैरह डिसीजन आ गया है यहाँ पे, उसके बाद पता चल रहा है कि अरे ये तो चार्ज गलत था, तो नहीं, वहाँ पे ये काम नहीं होता है। मतलब जजमेंट के पहले अगर ऐसे कुछ मतलब कमियाँ या मिस्टेक्स पाई जाती हैं तो वहाँ पे कोर्ट चाहे तो कोई भी चार्ज अल्टर या ऐड कर सकता है। सेकंड यहाँ पे बात किया जा रहा है कि एवरी सच अल्टरेशन और एडिशन शैल बी रेड एंड एक्सप्लेन टू द एक्यूज्ड। तो यहाँ पे वही है कि नेचुरल जस्टिस का यहाँ पे लॉ लग रहा है कि जो भी अल्टरेशन यहाँ पे किया जाएगा वो इंश्योर किया जाएगा कि एक्यूज्ड को वो पढ़ा जाए और उसको एक्सप्लेन किया जाए कि भाई तुमने ऐसा ऐसा किया था, अब तुम्हारे पर ये चार्ज लग रहा है। तो एक तरफ से एक्यूज को समझाने के लिए ताकि वो अपना डिफेंस तैयार कर सके। अब यहाँ पे थर्ड क्या बात कर रहा है, थर्ड इतना लंबा सीधा सीधा सा बात कर रहा है कि जो कोर्ट होगा प्रोसीड विद द ट्रायल एज इफ द अल्टर्ड और एडेड चार्ज हैड बीन द ओरिजिनल चार्ज। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि कोई भी चार्ज जब अल्टर्ड या एडेड जो होता है तो कोर्ट जो होगी उसके साथ ऐसा ही प्रोसीड करेगी जैसा कि वो चार्ज पहले से ही लागू था। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि अब से लागू हो रहा है तो हम आज से इसको देखेंगे, जो पुराना चल रहा है उसको चलने दो, नहीं, जो हटा वो हटा, जो ऐड हुआ और जो प्रोसीडिंग्स है वो ऐसे ही चलेंगी जैसे कि पहले से ही चल रही हो। तो वही चीज़ यहाँ पे सब सेक्शन नंबर 3 में बताया जा रहा है। फोर्थ में क्या बताया जा रहा है कि इफ द अल्टरेशन और एडिशन इन सच दैट प्रोसीडिंग इमीडिएटली विद द ट्रायल इज लाइकली in the opinion of the court the prejudice the accused or the prosecutor as aforesaid, that the court may either direct a new trial or adjourn the trial for the periods as may be necessary। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर मान लो कि जो अल्टरेशन और एडिशन हो रहा है वो ऐसा हो रहा है कि प्रोसीडिंग्स वैसे हैं, ठीक है, हर चीज़ सेम ही सेम चल रही है, तो यहाँ पे थर्ड के हिसाब से देखा जाए तो ओरिजिनल चार्ज के हिसाब से वो सारी प्रोसीडिंग्स आगे चल देंगी। लेकिन फोर्थ में बताया जा रहा है कि भाई जो अल्ट्रेशन और एडिशन हो रहा है यहाँ पे वो ऐसा हो रहा है, इस प्रकार का हो रहा है कि यहाँ पे ओपिनियन ही कोर्ट का चेंज हो जा रहा है उस केस को लेके। तो यहाँ पे कोर्ट चाहे तो न्यू ट्रायल फिर से चला सकती है या तो एडजर्न कर सकती है ट्रायल को फॉर सच पीरियड्स एज में बी नेसेसरी, मतलब जितने टाइम के लिए चाहे वो उसको अर्जेंट कर सकती है और फिर से एक न्यू टाइम से उसको स्टार्ट किया जा सकता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आए। तो सीधा सीधा से दोनों का मतलब यही है कि अगर कोई ज़्यादा यहाँ पे मतलब बदलाव नहीं है प्रोसीडिंग्स में, चार्ज को अल्टर और ऐड करने के बजाय, मतलब मतलब अगर ऐड और अल्टर किया जा रहा है किसी भी चार्ज को और यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा बदलाव नहीं हो रहा है तो एज इट इज़ चलता रहेगा केस। और अगर यहाँ पे ऐड और अल्टर की वजह से बहुत ज़्यादा बदलाव हो रहा है या पूरा केस ही पलट जा रहा है तो यहाँ पे कोर्ट या तो न्यू ट्रायल फिर से चलाएगी और या तो उस जो केस चल रहा है उसको अर्जेंट कर देगी कुछ टाइम के लिए और फिर से यहाँ से सोच समझ के आगे केस यहाँ पे बढ़ाया जाएगा। तो ये है हमारा सबसेक्शन नंबर 4। फिफ्थ यहाँ पे बात कर रहा है कि इफ द ऑफेंस स्टेटेड इन द अल्टर एंड एडेड चार्ज इज वन फॉर द प्रोसिक्यूशन विच प्रीवियस सेक्शन इज नेसेसरी। तो अगर कोई ऐसा ऑफेंस है स्टेट कर रहा है जहाँ पे चार्ज को अल्टर या ऐड करने के बाद यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जा रही हैं जहाँ पे या तो कोर्ट की प्रीवियस परमिशन की इम्पोर्टेंस है या तो यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई ऐसा केस आ जा रहा है कि गवर्नमेंट से पहले भाई यहाँ पे परमिशन लेना ज़रूरी है उस केस को चलाने के लिए, यानी उस केस को प्रोसीड करने के लिए। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो अगर यहाँ पे चार्ज को अल्टर और ऐड किया जा रहा है तो पहले ये इंश्योर किया जाएगा कि जो हमारा परमिशन यानी जो हमारा सेक्शन लेने का जो इम्पोर्टेंस है उसको पहले कंप्लीट किया जाए, उसके बाद यहाँ पे ट्रायल फिर से स्टार्ट किया जाए। तो यही हमारा सब सेक्शन नंबर 5 बोल रहा है। अब 240 यहाँ पे वही बात कर रहा है कि अगर मान लो चार्ज को अल्टर किया जा रहा है, जाहिर सी बात है चार्ज को अल्टर किया जाएगा तो केस इधर उधर हो ही जाते हैं, तो उसके लिए विटनेसेस को फिर से बुलाया जा सकता है। कोर्ट यहाँ पे विटनेसेस को फिर से यहाँ पे रिकॉल कर सकती है, उनका एग्जामिन भी कर सकती है अगर ऐसा ज़रूरत होती है, मतलब ऐसा अगर ज़रूरी सोचती है कोर्ट कि हाँ इनका फिर से एग्जामिनेशन होना इम्पोर्टेंट है तो उनका फिर से एग्जामिनेशन भी किया जा सकता है। और अगर कोई फर्दर यहाँ पे विटनेस का ज़रूरत है
कोई मटेरियल ऐसा विटनेस है जो कि यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पिछले चार्ज में नहीं आया था, पिछले टाइम नहीं आया था, बट इस टाइम आना इसको इम्पॉर्टेंट है, तो उसको भी वो कॉल कर सकती है, मतलब उसको भी मजिस्ट्रेट साहब बुला सकते हैं। अब आता है सेक्शन नंबर 241 जो बात कर रहा है सेपरेट चार्ज फॉर डिस्टिंक्ट ऑफिस। तो यहाँ पे सेपरेट चार्ज की बात किया जा रहा है, यानी इसको हम शॉर्ट टर्म में कहते हैं जॉइंटर ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे कई सारे चार्ज को बुला के, मतलब कई सारे चार्ज को मिलाकर एक ही केस यहाँ पे रन किया जा रहा है, तो उसे ही हम जॉइंटर ऑफ चार्ज कहते हैं। अब सेक्शन 241 से लेकर 247 तक हमारा ये चीज़ दिया हुआ है। तो 241 यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि ये एक जनरल रूल है, ठीक। बाकी इसका एक्सेप्शन हम पढ़ेंगे हमारा 242, 243, 244। तो 241 एक जनरल है, और यहाँ पे एक जनरल रूल है, वो क्या है कि फॉर एवरी डिस्टिंक्ट ऑफिस of which any person is accused there shall be a separate charge and every such charge shall be tried separately। तो ये एक जनरल रूल है कि जितने भी यहाँ पे डिस्टिंक्ट ऑफेंसेस, जितने भी यहाँ पे अलग अलग ऑफेंसेस, सबके लिए अलग अलग यहाँ पे चार्ज बनेगा और सबको अलग अलग यहाँ पे ट्राई किया जाएगा, सबका अलग अलग यहाँ पे ट्रायल होगा। ये हो गया भाई जनरल रूल। अब कई लोग ऐसे होते हैं कि उनके ऊपर 5-6 चार्ज इकट्ठा लग जाता है कि उन्होंने ट्रेसपास भी किया है, उन्होंने चोरी भी की है, उन्होंने मर्डर भी कर दिया है, उन्होंने यहाँ पे मतलब कुछ रेप वगैरह भी कर दिया है ना। तो कई बार सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि 4-5 चार्जेस, मतलब 4-5 केस एक साथ ही बन जाता है एक ही पर्सन के लिए। तो ऐसी कंडीशन में हम अभी आगे इसका एक्सेप्शन पढ़ेंगे। तो ये हमारा जनरल रूल हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो है इसका एक्सेप्शन ये दिया हुआ है कि 242, 243, 244 और 246 के ऊपर हमारा सेक्शन 241 नहीं लागू होता है, यानी ये चारों यहाँ पे एक्सेप्शंस है, ठीक। तो इसका इलस्ट्रेशन इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे होता है 242 यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि ऑफेंसेस ऑफ सेम काइंड विद इन ईयर मे बी चार्ज टूगेदर, यानी विद इन ईयर मतलब एक साल, ठीक। यानी ऑफेंस जो कि सेम काइंड के हैं, जिनको कि एक साल के अंदर यहाँ पे किसी भी पर्सन के द्वारा घटित किया गया है, किसी पर्सन के द्वारा यहाँ पे क्राइम किया गया है, उसको एक साथ यहाँ पे चार्ज किया जा सकता है, यानी उसको एक साथ यहाँ पे ट्राई किया जा सकता है। तो इसका क्या बोला जा रहा है, पहला सब सेक्शन क्या है कि व्हेन अ पर्सन इज एक्यूज्ड, अ पर्सन का मतलब है एक ही पर्सन, अक्यूज्ड ऑफ मोर ऑफेंसेस देन वन, यानी जब एक ही पर्सन एक ऑफेंस से ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादा के ऑफेंस के लिए यहाँ पे एक्यूज्ड होता है जो कि सेम काइंड के हो, तो और वो यहाँ पे कमिटेड किया गया है 12th मंथ के अंदर, यानी एक साल के अंदर, कोई भी 12th मंथ के अंदर यहाँ पे अगर उसको कमिटेड किया गया है फ्रॉम द फर्स्ट एंड द लास्ट, वही चीज़, whether in respect of same person or not, he may be charged with a trial at one trial for any number of them not exceeding 5। मतलब यहाँ पे एक तरफ से पहले 3 ऑफेंस दिया था हमारे CRPC में, तो ये एक चेंज आया है यहाँ पे। अब वही चेंजेस 5 कर दिए गए हैं कि अगर 5 ऑफेंस किसी भी पर्सन के द्वारा सेम काइंड का किया जा रहा है तो उनको एक ही ट्रायल में यहाँ पे मतलब उनके ऊपर एक ही ट्रायल यहाँ पे किया जा सकता है। अब वो चाहे एक पर्सन हो या तो अलग अलग पर्सन हो। तो अब यहाँ पे अनलॉफुल असेंबली की बात भी आ जाती है कहीं ना कहीं से, तो वो चीज़ हमारा सेक्शन नंबर 242 यहाँ पे बोल रहा है। अब यहाँ पे ऑफेंस आर द सेम काइंड व्हेन दे आर पनिशेबल विद द सेम अमाउंट ऑफ पनिशमेंट अंडर द सेम सेक्शन। तो यहाँ पे BNS के हिसाब से जब जैसे हम उसमें IPC में पढ़ते थे तो वहाँ पे पढ़ रहे हैं कि 499 में हमारा डिफेमेशन है, 500 में हमारा उसका पनिशमेंट दिया हुआ है ना, अलग अलग पढ़ते थे। लेकिन BNS में हम यही चीज़ें एक ही में पढ़ रहे हैं, यानी अगर हम उसके थेफ्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो थेफ्ट के बारे में एक का ही मतलब एक ही सेक्शन में थेफ्ट दिया गया है, उसी के सब सेक्शन में उसके एग्रावेटेड फॉर्म में दिए हुए हैं। तो वही चीज़ यहाँ बोली जा रही है कि उसके एग्रावेटेड फॉर्म अगर सेम सेक्शन में दिया हुआ है और उनके लिए सेम पनिशमेंट भी है यहाँ पे, तो ये एक सेम काइंड का पनिशमेंट माना जाएगा। तो वही है। अब 303 वहाँ 303 की बात वही कर दी गई है कि 303 यहाँ पे थेफ्ट है, तो थेफ्ट हो या एक्सटॉर्शन हो, उन सबको सेम काइंड में ही रखा जाता है। तो ये हो गया हमारा 242। अब 243 यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ट्रायल फॉर मोर देन वन ऑफेंस। अब इफ in one series of the act so connected together as to form the same transaction।
तो यहाँ पे अब वहाँ पे हम क्या पढ़ रहे थे कि सेम काइंड का ऑफेंस होना चाहिए, बट यहाँ पे सेम काइंड का ऑफेंस नहीं होना चाहिए, बट एक सीरीज में ऑफेंस होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको अभी क्या बताया था कि एक पर्सन है जो कि किसी के घर में घुसा, ठीक है, अब घुस के उसने दरवाज़ा तोड़ा। अब दरवाज़ा तोड़ के घुसा तो जाहिर सी बात है उसने ट्रेसपास किया, हाउस ब्रेकिंग किया। अब हाउस ब्रेकिंग करके उसने वहाँ पे जो रखा था हीरे जवाहरात सब चोरी किया। अब चोरी करने का मतलब है कि उसने थेफ्ट भी कर दिया। अब चोरी कर ही रहा था कि जो जिसका घर था ओनर वो आ गया, अब उसने अपने जान को बचाने के लिए उस ओनर का भी मर्डर कर दिया। अब यहाँ पे मर्डर भी हो गया। तो ये क्या हो रहा है, जो हमने ट्रेसपास देखा, हाउस ब्रेकिंग देखा, चोरी हो रही है, यहाँ पे मर्डर हो रहा है, मर्डर होने के बाद यहाँ पे तोड़ फोड़ की जा रही है, ये सारी चीज़ें एक ही ट्रांजेक्शन में हो रहा है ना। ऐसा तो है नहीं कि एक एक दिन दो दो दिन बीतने के बाद हो रहा है, यहाँ पे सेम ट्रांजेक्शन में कुछ चीज़ें हो रही हैं। तो हमारा जो 243 है वो इसी के बारे में बात कर रहा है कि जब सेम पर्सन एक ही ट्रांजेक्शन में कई सारे ऑफेंस करता है तो उसको उन कई सारे ऑफेंसेस के लिए एक ही ट्रायल चल सकता है, मतलब उसको एक ही ट्रायल में सजा वजह सब दी जा सकती है। उसके लिए दो बार ट्रायल करना इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई इनके लिए हाउस ब्रेकिंग के लिए अलग ट्रायल चलाओ, चोरी के लिए अलग ट्रायल चलाओ, मर्डर के लिए अलग ट्रायल चलाओ, तो ऐसा नहीं है। हर चीज़ का ट्रायल एक में ही हो सकता है। तो वो चीज़ हमारी 243 बता रही है कि सेम ट्रांजेक्शन है, सेम पर्सन है, तो उसका एक ही ट्रायल होगा। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 243। इसके अलावा इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। वही CBT CMP की बात यहाँ भी की गई, यानी वही क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी के बारे में यहाँ भी बात की गई है। इसके अलावा इसमें ऐसा कुछ इम्पॉर्टेंट है नहीं। तो इसके इलस्ट्रेशंस आप देख लीजिएगा, सारे इम्पॉर्टेंट हैं, मतलब कभी ना कभी एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है कहीं ना कहीं से उठा के। तो इसको आप देख लीजिएगा एक बार, बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं खास। 244 इसमें बताया जा रहा है कि वेयर इट इज़ डाउटफुल व्हाट ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड, मतलब जब मजिस्ट्रेट को ये डाउट होता है कि भाई यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा है कि चीटिंग किया गया है या फिर डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन किया गया है। जब कोई चीज़ डाउटफुल होता है तो यहाँ पे जो उनके ऊपर चार्ज लगेगा वो या तो सारी चीज़ के लग सकते हैं या तो किसी एक चीज़ का लग सकता है। मतलब मजिस्ट्रेट चाहे तो जितने उनको समझ में आ रहे हैं सारे चीज़ का चार्ज लगा दें या तो किसी एक चीज़ का चार्ज यहाँ पे उनके ऊपर लगा सकते हैं। तो 244 यही बोल रहा है। 245 यहाँ पे बात करता है कि व्हेन ऑफेंस प्रूव्ड इंक्लूडेड इन द ऑफेंस चार्ज। तो ये उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, माइनर ऑफेंसेस के बारे में बात कर रहा है, इसको आप छोड़ सकते हैं। बाकी इलस्ट्रेशन से एक बार देख लीजिएगा। अब आता है 246 जो बात कर रहा है व्हाट पर्सन्स में बी चार्ज जॉइंटली। तो अभी तक हमने क्या देखा कि एक ही पर्सन है ना, एक ही पर्सन के ऊपर सारे ट्रायल यहाँ पे चलाए जा रहे थे, बट 246 यहाँ पे बात कर रहा है कि मान लो यहाँ पे कई सारे पर्सन हैं और सबके ऊपर एक ही ट्रायल चलाया जा रहा है। जब ये सिचुएशन होती है तब वहाँ पे हम 246 लगाते हैं। तो अब 246 यहाँ पे जैसे ये A to G यहाँ पे ग्राउंड्स बताए गए हैं कि ऐसे कौन कौन से ऑफेंस होते हैं कि अगर किसी अलग अलग पर्सन के द्वारा किया जा रहा है कि दोनों को मिला के एक में ही ट्राई कर लो। तो यहाँ पे ए बताया गया है जैसे पर्सन एक्यूज्ड ऑफ द सेम ऑफेंस कमिटेड इन द कोर्स ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। तो ये तो भाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि अब फॉर अनलॉफुल असेंबली ही मान लो इसको, कि कई पर्सन है सेम ऑफेंस सेम ट्रांजेक्शन में कर रहे हैं तो उन सबको एक में ही लपेट लो। वो चीज़ हमारा ये बोल रहा है। बी यहाँ पे बोल रहा है कि अक्यूज्ड ऑफ अबेटमेंट और अटेम्प्ट। अगर अबेटमेंट हो रहा है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे अटेम्प्ट भी होगा, है ना। अब कोई उकसा रहा है तो कोई मतलब उकसाने वाला भी तो होगा, तो उन दोनों का ट्रायल एक में ही चल सकता है। सी यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर कई सारे पर्सन हैं जो कि सेम काइंड का जो ऑफेंस है, ठीक है, वो एक से ज़्यादा बार करते हैं, वो भी 12 महीने के अंदर करते हैं, तो उन सारे मनुष्यों का मतलब उन सारे अक्यूज्डों का एक में ही ट्रायल हो सकता है, उन सारे अक्यूज्ड का एक में ही ट्रायल हो सकता है। डी यहाँ पे बात कर रहा है कि पर्सन अक्यूज्ड ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस कमिटेड इन द सेम कोर्स ऑफ ट्रांजेक्शन। अब फॉर एग्जांपल ले लो हम, जैसे एक गाड़ी जा रही है, ठीक है, अब एक ने सुपारी ली है कि इसको मारना है, अब दूसरा आके एक्सीडेंट कर दे रहा है, तो दोनों का इंटेंशन अलग अलग है। उससे एक्सीडेंट से मर रहा है, दूसरा यहाँ पे बैठा ही है मारने के लिए, बट अगर वो इंसान मर गया तो दोनों के ऊपर जो केस चलेगा वो सेम ट्रांजेक्शन मतलब सेम ट्रायल में ही चल जाएगा, अलग अलग नहीं चलेगा।
ई यहाँ पे थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, चीटिंग के बारे में बात कर रहा है कि अगर ऐसी चीज़ें आती हैं और इससे रिलेटेड यहाँ पे असिस्टेंट किया जा रहा है, कंसीलमेंट किया जा रहा है या अबेटमेंट अटेम्प्ट किया जा रहा है, तो ये कोशिश किया जाएगा कि जितने भी पर्सन के द्वारा ये सारी चीज़ें की जा रही हैं सबको एक में ही ट्रायल कर लो। इससे टाइम की भी बचत होती है ना, इसीलिए ये सब बनाया गया है। तो एफ वैसे यहाँ पे स्टोलन प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा है और जी यहाँ पे बात कर रहा है कि काउंटर फीटिंग ऑफ कॉइन। तो ये आई थिंक ये मेल्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसका आप एक बार मेल्स के पर्पज़ से देख लीजिएगा। उसके अलावा बस इसमें यही इंपॉर्टेंट है। और हाँ ठीक है, मजिस्ट्रेट ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन, अब ये हमारा इम्पॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि ये हमारा बात कर रहा है विथड्रॉ के बारे में, यानी चार्ज से विथड्रॉ करना, यानी चार्ज को वापस लेना, अपने आरोप को एक तरफ से वापस लेना। तो ये हमारे CRPC में 224 में बताया गया था और हमारे BNSS में हमारा 247 बता रहा है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि यहाँ पे कोई सफिशिएंट पेन मिल ही नहीं रहा है, कोई सफिशिएंट लग ही नहीं रहा है कि यहाँ पे इस पर्सन ने कोई मतलब कोई क्राइम वगैरह किया है, तो अगर ऐसा लगता है तो विद द कंसेंट ऑफ कोर्ट, यहाँ पे जो प्रोसिक्यूटर होगा या तो जो विक्टिम होगा वो यहाँ पे अपने जो चार्ज होगा, जो केस होगा, उसको विड्रॉ कर लेगा। और विड्रॉ अगर करता है तो उसको जो उसका इफेक्ट होता है वो एज एन एक्विटल होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बहुत पूछा जाता है प्री एग्ज़ाम में कि जब कोई भी चार्ज का विड्रॉ हो रहा है तो उसका इफेक्ट क्या होगा। उसका इफेक्ट होता है कि भाई आप एक्विट हुए हो। डिस्चार्ज और एक्विटल दोनों में डिफरेंस होता है। हम दो चीज़ पढ़ते हैं, एक होता है हमारा डिस्चार्ज और एक होता है हमारा एक्विटल, है ना। तो दोनों का ही मतलब होता है बरी करना, है ना। अब डिस्चार्ज और एक्विटल कब हम बोलते हैं, दोनों चीज़ों में डिफरेंस कब हो जाता है, जब चार्ज फ्रेम ना हुआ हो, ठीक है, मतलब जब कॉग्निजेंस से ही समझ में आ रहा हो मजिस्ट्रेट का कि भाई इसका तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, इसका कोई प्रूफ ही नहीं है, सफिशिएंट मेन ही नहीं है, यहाँ पे हम कैसे एक इंसान के ऊपर कॉग्निजेंस ले ले, कैसे एक इंसान के ऊपर ट्रायल चला ले। जब ऐसी कंडीशन आती है तो फिर यहाँ पे कोर्ट किसी को डिस्चार्ज करता है। और डिस्चार्ज करने का मतलब होता है कि उसके ऊपर चार्ज ही नहीं लगा है, उसके ऊपर आरोप ही नहीं लगा हुआ है किसी भी प्रकार का। बट एक्विटल तब होता है जब प्रॉपर यहाँ पे चार्ज फ्रेम हो जाता है, प्रॉपर ट्रायल चल जाता है, जब कोर्ट को ये समझ में आता है कि हाँ भाई ट्रायल वायल चलने के बाद यहाँ पे पता चलता है कि अब इनके ऊपर कोई भी केस नहीं चलने वाला है, कोई भी ऐसा कुछ प्रूफ नहीं मिला है कि अगले इंसान ने क्राइम किया है, तब जाके वो पर्सन वहाँ पे एक्विट होता है, तब जाके उनको एक्विटल किया जाता है। मतलब ये होता है हमारा बिफोर चार्ज फ्रेमिंग और ये होता है हमारा आफ्टर चार्ज फ्रेमिंग। अब दोनों में डिफरेंस हो जाता है क्योंकि डिस्चार्ज में कोई भी चार्ज, कोई भी किसी प्रकार का आरोप नहीं होता है, ये सीधा सीधा से एकदम साफ सुथरा चीज़ है। और एक्विटल का मतलब होता है कि आपके ऊपर कभी आरोप लगा था बट आपके ऊपर आरोप साबित नहीं हो पाया, ठीक है, वो आगे चल के आपको नुकसान पहुंचा सकता है मे बी। तो ये चीज़ हमारा एक्विटल और डिस्चार्ज में डिफरेंट होता है। तो 247 वही बात कर रहा है कि जब किसी भी चार्ज का विड्रॉ हो रहा है, क्योंकि भाई चार्ज का विड्रॉ हो रहा है मतलब आपके ऊपर ऑलरेडी चार्जेस लग चुके हैं, आपके ऊपर मजिस्ट्रेट ने चार्ज फ्रेम कर लिया है, उसके बाद विड्रॉ हो रहा है। तो अगर उसके बाद विड्रॉ हो रहा है तो जाहिर सी बात है ये एक्विटल में आएगा। तो इसका आप इफेक्ट याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये हमारा चार्ज फ्रेमिंग का हो गया पूरा कंप्लीट चैप्टर। इम्पॉर्टेंट है हमारे प्री मेंस इंटरव्यू, और अगर हम आगे चल के मजिस्ट्रेट बनते हैं तो हमारे प्रैक्टिकल के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ेगा। अब आते हैं चैप्टर नंबर 19 जो बात करता है ट्रायल बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन। तो अब हमारा 19 यानी 19, 20, 21 और 22 ये चार जो चैप्टर हैं हमारे, ये हमारे ट्रायल से रिलेटेड हैं। और ट्रायल मतलब कोर्ट ऑफ सेशन में अगर कोई भी केस जाता है तो वहाँ पे कैसे ट्रायल होता है, कैसे प्रोसीडिंग्स होती हैं। कोई ऐसा केस है जो कि पुलिस रिपोर्ट से आया है सामने, उसका कैसे यहाँ पे ट्रायल होता है। कोई ऐसा केस है जो कि समन केस है, समन के द्वारा सामने आया है, तो उसका कैसे ट्रायल होता है। और एक होता है हमारा समरी ट्रायल, यानी छोटे छोटे जो केसेस होते हैं उनका ट्रायल ये होता है कि जल्दी जल्दी निपटा के इसको ख़त्म करो ताकि कोर्ट का ज़्यादा टाइम ना लगे। तो ये 4 प्रकार के हमारे ट्रायल होते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर में। इसको हम आगे आने वाले हमारे सेशन में देखेंगे। तो
अब चार्जेस मतलब इम्पॉर्टेंट तो है, ये हमारा मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट प्री के लिए आपको इतना इसमें ध्यान नहीं देना होता है। बस प्री आई सजेस्ट यू कि आप प्री में सिर्फ ऐसे नोट करिए और सिर्फ इसका सेक्शन याद करिए, बस इंडेक्स, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि डिस्चार्ज और एक्विटल का मतलब क्या होता है। डिस्चार्ज फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के पहले हो रहा है और एक्विटल हमारा फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बाद हो रहा है। तो ऐसी चीज़ें हैं कि ये पूछा जाएगा कि 252 में क्या है, ठीक है। डिस्चार्ज कब होता है ऐसा पूछा जाएगा, या फिर आर्ग्यूमेंट किस सेक्शन में दिया हुआ है, एक्विटल किस सेक्शन में दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे प्री में पूछे जाते हैं। तो इसमें ज़्यादा डीपली जाने की इम्पोर्टेंट नहीं है फॉर द प्री के परसेप्शन से, तो बिल्कुल भी नहीं। उसके अलावा मेंस के लिए तो आई थिंक आप पूरा यही रट डालो जो हमारे बेयर एक्ट में लिखा हुआ है, ज़्यादा उसमें भी डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये काफ़ी लंबा चैप्टर है। अब इसको नेक्स्ट क्लास में, आज हमारा चार्ज कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगी हो, और आई सजेस्ट यू कि मैंने BNS और BSA ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। उसके अलावा हिंदू लॉ की क्लासेस, हिंदू मैरिज एक्ट भी मैंने क्लास लिया है, आप उसको भी जाके एक बार रिफ़र कर सकते हो। और BNSS की मतलब ये हमारा जो चल रहा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसकी अभी तक की क्लासेस आप जाके एक बार रिफ़र करो, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। और अगर आपको क्लासेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करिए। और कमेंट हमेशा सेक्शन ओपन है, आप वहाँ पे किसी प्रकार का कोई सजेशन हो, कोई क्वेरी हो तो आप उसको पूछ सकते हैं, उसके लिए हमेशा अवेलेबल ही हूँ मैं। और इसके अलावा थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।